Hello friends, hope you all are doing great and well. Myself दानिश सिद्दीकी एडवोकेट बाय प्रोफेशन। आज का हम लोगों का टॉपिक है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। एक बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी लेंगे और इसका डिस्टिंक्शन देखेंगे कि कॉमन ऑब्जेक्ट में और कॉमन इंटेंशन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। And welcome to all to my channel DLEX Legal. Let's start our topic, that is common intention and common objective with reference to भारतीय न्याय संहिता। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले that what is liability. It can be categorized in two categories, that is joint and constructive liability. For example, A murder B. Here the liability of A is punishable with अंडर सेक्शन 302। फिर ज्वाइंट में क्या आती है? ज्वाइंट में ए है प्लस बी है, इन लोगों ने मिलके सी का मर्डर कर दिया, तो ये दोनों लोग क्या होंगे? ज्वाइंटली लायबल होंगे। फिर आता है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी इट इज समथिंग लाइक अ काइंड ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, बट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस हियर इज ए एंड बी दे फिर सी। ए और बी जो है ये लोग सी का मर्डर करते हैं, बट यहाँ पे जो एक्ट करता है वो बी करता है। बी जो है सी के घर में जाके सी को मारता है। ए जो है बाहर जो है ये गार्ड करता है कि अगर कोई आएगा तो हम इशारा कर देंगे या फिर वो कर देंगे। तो यहाँ पे दो ए ने एक्ट नहीं किया, बट ही विल बी कंस्ट्रक्टिवली लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, बिकॉज यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है और एक तरह की कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस ए भी जो है वो लायबल हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मेशन में ये किया गया है। ओके, अब हम लोग अपना पढ़ते हैं सेक्शन 34। ये तो वो आपका समझ लिया गया है हम लोग लायबिलिटी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम लोग पढ़ेंगे कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, तो हम लोगों को लायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन सबसे पहले इसको रेड विथ करेंगे सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ BNS 2023, सेम एज इट इज ये सारी चीजें दी हुई हैं आपका नए वाले एक्ट में। तो पढ़ते हैं क्रिमिनल एक्ट। एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा किया गया हो। ईच पर्सन मेड लायबल as the criminal act was done by him in singular capacity। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और अच्छे से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये केस लॉ पढ़ते हैं, और इसका इलस्ट्रेशन हम लोग अंदर का जो फैक्ट्स है उससे हम लोग समझते हैं कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। सो आवर केस इज बरेन कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, दैट इज फेमसली नोन एज पोस्ट मास्टर केस। ओके, सो आई विल गिव सम फैक्ट अबाउट दिस केस। तो होता क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 देयर आर 4 पर्सन, और ये लोग प्लान करते हैं कि एक पोस्ट ऑफिस को लूटेंगे। यहाँ पे मतलब पहले के टाइम में पोस्ट ऑफिस में पैसे वगैरह जमा होते थे, तो ये लूटेंगे। तो ये लोग कंस्पायर करते हैं। तो ये तीनों लोग 2 3 4 जाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर लूटने। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर रहता है अंदर। तो ये तीन लोग जो है इसकी डेथ कॉज कर देते हैं पोस्ट मास्टर की। और ये जो ए रहता है नंबर 1, इसको हम लोग मान लेते हैं बरेन कुमार घोष ही है। बरेन कुमार घोष यहाँ पर
गार्ड कर रहे होते हैं, और बाकी ये 3 लोग अंदर जाते हैं लूटने, और लूटने के दरमियान ही पोस्टमास्टर का क्या करते हैं, डेथ कॉज कर देते हैं। तो ये तीनों लोग फिर भागने लगते हैं, पुलिस आती है, ये तीनों लोग जो है भागने लगते हैं। फिर बरेन कुमार घोष जो रहते हैं, ये यहीं पे रहते हैं, ये भी भागते हैं, बट ये पकड़ा जाते हैं, धर लिए जाते हैं। फिर क्या होता है, इनको जो है आपका लाइबल किया जाता है फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, सेक्शन दैट इज सेक्शन 302। बट ये कहते क्या है कि मैंने तो कोई एक्ट नहीं किया, तो मेरी क्या लाइबिलिटी होगी? तो कोर्ट कहता है नहीं, बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 34 दैट इज कॉमन इंटेंशन, यू आर मेड लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। दैट इज आपने एक्ट जो है वो सब एक साथ में किया, बट भले ही आपने एक एक्ट नहीं किया, बट आपने फॉर्मेशन किया, एक आपका प्री अरेंज प्लान था, प्री डिटरमेंट प्लान था, तो ये माना जाएगा बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 34 दैट दैट क्रिमिनल एक्ट वॉज डन इन अ सिंगुलर कैपेसिटी, उस पर सबकी लाइबिलिटी होगी बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 34। तो दैट इज सेक्शन 34। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग और इसमें थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं, इसमें और समझते हैं इसका। अब इसमें जैसे कि थोड़ा सा हम लोग और समझेंगे, इसमें ये है कि क्रिमिनल लॉ जो है, क्रिमिनल लॉ ये never encourages that if there are more people involved, if there are more people involved in a criminal act, it does not mitigate the liability, liability को कम नहीं करेगा अगर ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। ऑल आर इक्वली लाइबल, हर एक शख्स इक्वली लाइबल होंगे, भले ही वो एक्ट उन लोगों में से किसी एक ने किया हो, बट लाइबिलिटी आएगी सारे लोगों की, इक्वली लाइबिलिटी आएगी बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 34 दैट इज कॉमन इंटेंशन। तो ये आप लोगों का केस था, बरेन कुमार घोष का ये केस था। अब हम लोग जो है थोड़ा इसमें और एक हम लोग समझते हैं, आगे चलते हैं। इन फर्दरेंस अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका इन फर्दरेंस। इन फर्दरेंस का मतलब होता है एडवांसमेंट और प्रमोशन, ये होता है आपका इन फर्दरेंस का मतलब। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 लोगों ने 4 पर्सन कंसर्ट्स टू किल ए इन हिज हाउस। ये 4 जन ने क्या किया, कंसर्ट किया, एक प्री अरेंज प्लान किया, प्री डिटरमिनेट प्लान किया कि हम लोग जो है ए को जान से मारेंगे, जो कि ए के घर में जाके। बट होता क्या है यहाँ पे, 4 लोग रहते हैं, 4 में से आपका एक जो है अंदर जाता है घर के, बाकी 3 लोग कोने कोने पे मान के चलिए ये लोग गार्ड करते हैं, बाकी एक जाता है अंदर मारने के लिए ए को। तो यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है, सिक्योरिटी गार्ड। तो ये जो है एक जो गया है मारने के लिए उसको रोकता है ये, तो ये क्या करता है, इसको जान से मार देता है, शूट कर देता है सिक्योरिटी गार्ड को। तो यहाँ पे क्या रहता है, दो द इंटेंशन वॉज टू किल ए, यहाँ पे इंटेंशन क्या था, ए को मारने का, एंड द शूटिंग ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड इज इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। इसके फर्दरेंस में ये एक्ट हुआ, जो कि शूटिंग गार्ड को शूट किया गया, इसके फर्दरेंस में। तो यहाँ पे यही बस समझाने का मतलब है सीधा सीधा, कि इसके साथ में ये फर्दरेंस में सिक्योरिटी गार्ड को मारा गया, इसके फर्दरेंस में, ए को मारने के फर्दरेंस में, तो ये इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो यहाँ पे सेक्शन 34 के उससे सारे लोग लाइबल हो जाएंगे।
तो ये किसमें हेल्ड किया गया था? ये किया गया था शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, दैट इज 1965 का ये केस था। ये था इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, हम लोगों का ये हो गया। Each person will be liable for the act as it was done by him in singular capacity। ये हो गया आपका। अब इसका एक केस है हम लोगों का, हरबंस कौर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2005। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बोला गया है कि ये सिंपली कोई ऑफेंस नहीं है सेक्शन 34। इट इज नॉट अलोन, इट इज नॉट एन ऑफेंस, इट ओनली लेज डाउन द रूल ऑफ एविडेंस। जैसे कि सिंगुलरली कोई सेक्शन 34 के लिए पनिशमेंट नहीं दी जाती है। सेक्शन 34 जो है ये रेड विथ होगा किसी एक ऑफेंस के साथ। मान लीजिए सेक्शन 302 रेड विथ होगा कॉमन इंटेंशन, तो ये एक आपका लाइबिलिटी इस तरह से बनती है सेक्शन 34 की। ओके, होप दैट आई एम क्लियर ऑन दिस। नाउ लेट्स मूव। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 149, दैट इज कॉमन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू भारतीय न्याय संहिता। आइए इसको हम लोग समझते हैं। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं सीधा सीधा कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एन अनलॉफुल असेंबली, हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 141 में। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो हर वो मेंबर अनलॉफुल असेंबली का वो लायबल माना जाएगा एक क्रिमिनल एक्ट के लिए जो कि किया गया है कॉमन ऑब्जेक्ट के उसमें। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक ये असेंबली है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 मान लीजिए 5 6 लोग हैं, ठीक। यहाँ पे ए जो है एक और लोग जाके ज्वाइन कर लेते हैं 7। अब इस असेंबली के द्वारा एक एक्ट किया जाता है, दैट इज मेनली अ क्रिमिनल एक्ट किया जाता है, fulfilling the ingredients of any one of the 5 ingredients of section 141। उसके ऑब्जेक्ट में जो कि सेक्शन 141 में आपका था, दैट इज रेसिस्टेंट ऑफ लॉ हो गया, किसी लॉ को रेसिस्ट किया जा रहा था, या फिर अदरवाइज क्रिमिनल फोर्स, कोई भी ऐसा जो इंग्रेडिएंट्स आपका था उसके उसमें प्रोसिक्यूशन में एक कॉमन ऑब्जेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका एक्ट हुआ, असेंबली के किसी मेंबर द्वारा एक एक्ट किया गया फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट के उसमें एक क्रिमिनल एक्ट किया गया, तो इस असेंबली में जितने भी मेंबर होंगे वो सारे लोग ही लायबल होंगे। जैसे कि पढ़ते हैं, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, कोई भी एक मेंबर के द्वारा एक ऑफेंस कमिट किया गया इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, उस असेंबली का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कॉमन ऑब्जेक्ट की मान लीजिए कि कोई एक रेसिस्ट कर रहे हैं किसी लॉ को कि उसकी एग्जीक्यूशन ना हो। फॉर एग्जांपल कि आपका मान लीजिए कि 5 6 लोग हैं, जैसे कि वो हम आपको एग्जांपल दिए थे, 5 6 लोग हैं, एक पुलिस ऑफिसर आता है, वो वारंट ऑफ अरेस्ट लेके आता है एक लोगों का। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, उसका एग्जीक्यूशन ना हो जाए तो वो जो 6 लोग रहते हैं उस असेंबली के, तो उसमें से एक जो है वो क्या करता है, जाके उस पुलिस वाले को मार देता है, मान लीजिए कुछ भी कर देता है, नाइफ से स्टैब कर देता है। तो एक एक्ट हो गया, कैसा एक्ट हो गया? क्रिमिनल एक्ट हो गया। और इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था उस दैट पर्टिकुलर असेंबली का, कि उस लॉ का रेसिस्ट एग्जीक्यूशन ना हो, रेसिस्ट किया जाए। तो जो भी एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो भी उसका मेंबर रहेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर अनलॉफुल असेंबली का, तो वो लाइबल होगा फॉर दैट पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट
विच वॉज डन बाय द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्लास हम लोगों को बहुत लेंदी नहीं करनी है, ऐसी करनी है कि हम लोगों का प्रिसाइज रहे और जल्दी खत्म भी हो जाए। अब हम लोग थोड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में। पहला देखिए आपका है, व्हेन क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। फिर सेकंड है आपका, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, किसी एक मेंबर के द्वारा किया जा रहा है या फिर उसके प्रोसिक्यूशन में कॉमन ऑब्जेक्ट के, एज सच मेंबर ऑफ दैट असेंबली knew that the likely to be committed, every person who at the time of committing of that offense is member of the same assembly is guilty of that offense। ये तो सीधा सीधा आपका डेफिनेशन है। फिर हम लोग वन वन मोर थिंग, सेक्शन 149 जो है, इसको रेड विथ हम लोग करेंगे, सेक्शन 190 ऑफ BNS 2023, सेम एज इट इज इसमें दिया हुआ है। अब देखिए सेक्शन 34 डज नॉट क्रिएट एनी स्पेसिफिक ऑफेंस, कोई ये ऑफेंस नहीं बनाता है। सेक्शन 34 ये रेड विथ होगा किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस के साथ। ये सिर्फ एक प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी बताता है, लोगों को लाइबल ठहरवाता है जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। वेयर सेक्शन 149 जो है ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस बनाता है। कैसे वो स्पेसिफिक ऑफेंस बन गया, जो मेंबर मान लीजिए सिर्फ एक मेंबर होता है अनलॉफुल असेंबली का, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट सिर्फ मेंबर ही बन जाता है अगर वो, तो वो सिर्फ मेंबर बनना ही उस पर्टिकुलर अनलॉफुल असेंबली का वो लाइबल हो जाएगा। कहाँ, सेक्शन 143 में। फिर आपका सेक्शन कॉमन इंटेंशन यूज्ड इन सेक्शन 34 इज नॉट डिफाइंड इन एनीवेयर, इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं दी हुई है। कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 ये आपका क्या है, फॉल करेगा किसमें, सेक्शन 141 के जो 5 इंग्रेडिएंट्स है उसमें फॉल करेगा कॉमन ऑब्जेक्ट। फिर आपका डिग्री ऑफ इंटेंशन जो है, कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्स प्रायर मीटिंग ऑफ प्लान, पहले से एक प्लानिंग होनी चाहिए, प्री डिटरमिन्ड प्लान होना चाहिए, एक पूरा पहले से आपका जो है सब लोग मिलके प्लानिंग करें, प्लॉटिंग करें, ये होता है कॉमन इंटेंशन में। कॉमन ऑब्जेक्ट जो है जरूरी नहीं है कि पहले से इसकी प्लानिंग हो, जैसे एक असेंबली है कोई उसमें आके सिर्फ जुड़ जा रहा है तो, और एट द स्पॉट से जुड़ जा रहा है तो आपका जो है इसमें जो है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड वगैरह ये सब नहीं होगा, सिर्फ जुड़ भी जा रहा है तो भी वो पार्ट हो जा रहा है अनलॉफुल असेंबली का। ठीक है, फिर आपका नंबर ऑफ पर्सन, 2% सिर्फ सफिशियंट होंगे आपका सेक्शन 34 में, 2 या 2 से ज्यादा। बट यहाँ पे सेक्शन 149 में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 5 लोग होना चाहिए, 5 लोग नहीं रहेंगे तो आपकी अनलॉफुल असेंबली बनेगी ही नहीं। फिर आपका आता है लाइबिलिटी आता है, कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉइंट लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी इसको बोला जाता है आपका सेक्शन 34 के अंदर। और सेक्शन 149 को कंस्ट्रक्टिव बोला जाता है। ज्वाइंट क्यों बोला जाता है, ज्वाइंटली क्योंकि लाइबल ठहरा दिया जाता है उस दैट पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। और कंस्ट्रक्टिव में क्या रहता है, कंस्ट्रक्टिव में एक लोग एक्ट करते हैं बट क्या होता है इसमें, सारे लोग ही उसके लिए लाइबल हो जाते हैं। सो ये हमारा था आज का सेशन। इस पे एक केस लॉ है आपका, ये केस है नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023, सॉरी 2005। इसमें जो है डिस्टिंक्शन दिया गया था कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में। तो ये आज का हम लोगों का सेशन था। होप सो आप लोगों को जो है ये सेशन समझ में आया हो, ये क्लास इंटरैक्टिव और इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी ये बताइएगा। फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन आप लोग से मुलाकात होती है। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू टू ऑल ऑफ